हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट। मेरा नाम है संदीप। आई होप आप सभी सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, आई नो वीडियो लेट हो रही है। रेगुलरली संडे को वीडियो नहीं आ पा रही है। उसका रीज़न ये है कि लाइफ थोड़ा हेक्टिक और मेसी चल रही है। अभी भी मैं फ़िलहाल ट्रैवल ही कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ट्रेन है मेरी। और अगर इस वीडियो की बात करें तो ये होने वाला है पार्ट सेकंड ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मुझे ये भी बताएं कि अफ्रीका का अगला पार्ट कौन सा हम कवर करें नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे एक क्वेश्चन से, जो कि होता है पिछली वीडियो से। आपको बताना है कि नायरोबी किस कंट्री की कैपिटल है। और इसी के साथ आज के मैप पे आ जाते हैं। तो हम देख रहे थे ईस्टर्न अफ्रीका को, और ईस्टर्न अफ्रीका आप देख सकते हैं मैप में, ये वाला रीजन जो है ये है ईस्टर्न अफ्रीका। और इसमें इतनी, इससे ऊपर की जो कंट्रीज थी इतनी, वो हमने कवर कर ली थी। तो इन कंट्रीज को कंप्लीट करने के बाद अब बारी आ गई है इन कंट्रीज की। तो चलिए एक एक करके इन कंट्रीज को जानना शुरू करते हैं। तो आखिरी कंट्री जो हमने पढ़ी थी पिछली वीडियो में वो थी युगांडा। ये रहा युगांडा। युगांडा से आप जब नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो कंट्रीज देखने को मिलेंगी, एक है रवांडा और दूसरी है बुरुंडी। तो पहले रवांडा के बारे में जान लेते हैं। रवांडा को लैंड ऑफ 1000 हिल्स भी बोला जाता है। यहाँ पर हिली रीजन काफी ज्यादा है इसीलिए। और अगर आप देखेंगे तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। और पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो इक्वेटर है वो युगांडा से भी पास होती है, और इधर केन्या पड़ता है, फिर यहाँ सोमालिया पड़ता है, इससे पास होती है, फिर ये इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से पास होती है, एंड सो ऑन। तो आप देखेंगे कि रवांडा जो है वहां से इक्वेटर पास नहीं होती है, और रवांडा इक्वेटर के जस्ट नीचे आता है, थोड़ा सा नीचे। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ युगांडा के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। इधर हम बात कर ही चुके हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये जो बड़ी कंट्री है इस तरफ। यहाँ नीचे रवांडा बाउंड्री शेयर करता है बुरुंडी के साथ, और इस तरफ ये जो कंट्री है इसका नाम है तंजानिया। अगर कैपिटल की बात करें रवांडा की तो वो एकदम सेंटर पे पड़ती है कुछ यहाँ पर, और कैपिटल का नाम है किगाली। और एक लेक है काफ़ी फेमस है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पड़ती है, ये रही। यानी कि ये रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसको शेयर करते हैं, और इस लेक का नाम है लेक किव। दोस्तों आप देख सकते हैं ये कंट्री बहुत ही छोटी है, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये अफ्रीका की सेकेंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। फर्स्ट पे आता है मॉरिशस। मॉरिशस पता है आपको कि यहाँ जो इंडियन ओशन पड़ता है उसमें पड़ता है। यानी कि अगर इनलैंड कंट्रीज की बात करेंगे, अगर अफ्रीका का जो मेनलैंड वाला एरिया है उसमें सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री होगी रवांडा, और रवांडा के बाद फिर बुरुंडी का नंबर आता है। और डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है, कितने लोग रहते हैं। तो रवांडा है तो बहुत छोटी सी जगह, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, रवांडा में एक नेशनल पार्क है जिसको कहते हैं वॉल्केनोज नेशनल पार्क, और इस नेशनल पार्क के अंदर एक वॉल्केनो है जो कि अब एक्टिव नहीं है हालांकि। दोस्तों रवांडा को समझने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, और रवांडा के साथ हम बुरुंडी की भी हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि दोनों की हिस्ट्री काफ़ी सिमिलर रही है और काफ़ी कनेक्शंस हैं दोनों के बीच में। तो ईयर 1884 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है, और बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद जर्मनी को ये वाला हिस्सा अलॉट हो जाता है। अब जब मैं ये वाला हिस्सा बोल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ रवांडा की, बुरुंडी की, और ये जो तांजानिया वाला एरिया है, तंजानिया वाला एरिया, ये तीनों को मिलाकर जर्मनी ने एक टेरिटरी बनाई, और इस टेरिटरी को नाम दिया गया जर्मन ईस्ट अफ्रीका। फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब होता है, उसके बाद ये जो टेरिटरी है जर्मनी से चली जाती है उसके हाथ से, और ये टेरिटरी आ जाती है बेल्जियम के हाथ में। और यहाँ पर जब मैं ये टेरिटरी बोल रहा हूँ तो मैं सिर्फ रवांडा और बुरुंडी की बात कर रहा हूँ। जो तंजानिया था वो चला जाता है ब्रिटिशर्स के हाथ में, इंग्लिश के हाथ में। और 1 जुलाई 1962 को रवांडा और बुरुंडी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन जाती हैं, ये अलग अलग हो जाती हैं। और उसके बाद इस कंट्री में सिविल वॉर्स होते हैं, बहुत सारी मौतें होती हैं लोगों की। ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं उसको जानने के लिए आपको थोड़ा यहाँ के एथनिक ग्रुप्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 तरीके की आप एथनिक ग्रुप्स बोल सकते हैं। एक थे हुतू, जो मेजॉरिटी में थे सबसे ज़्यादा इन दोनों ही कंट्रीज में। दूसरे थे तुत्सी। तीसरा ग्रुप जो है वो हैं त्वा।
तो हुतूस जो थे वो मेजॉरिटी में थे और हुतूस जो थे ये फार्मिंग किया करते थे। तुत्सीज जो थे इनके पास कैटल्स रहती थी, गाय वगैरह, और इस एरिया में पर्टिकुलरली जिनके पास गाय वगैरह रहती हैं, जितनी ज़्यादा गाय होंगी उसको उतना अमीर माना जाता है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको हुतू और तुत्सी के बीच में ही देखने को मिलेगा, त्वा का इसमें कुछ ज़्यादा रोल नहीं रहा है। तो हुतू आप देखेंगे एक तरह से कंपैरेटिवली पुअर कम्युनिटी है एज कंपेयर टू तुत्सी। तो ऑल्दो हुतू मेजॉरिटी में थे लेकिन वो उतने अमीर नहीं थे एज कंपेयर टू तुत्सी। और ऐसा कॉन्सेप्ट चलता था कि जो हुतू अमीर बन जाएगा उसको बाद में तुत्सी के अंडर में डाल दिया जाता था, वो एक तुत्सी बन जाता था। और बाकी लैंग्वेज वगैरह कल्चर वल्चर इनका सेम ही था। तो पहले से ही जब यहाँ पर बेल्जियम राज कर रहा था तब से ही हुतू और तुत्सीज के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती थी। लेकिन जब 1962 में रवांडा और बुरुंडी इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई उसके बाद यहाँ पर सिविल वॉर्स हुए इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। और सिविल वॉर्स बहुत ही खतरनाक सिविल वॉर्स रहे हैं। अगर हम रवांडा की बात करें तो यहाँ पर जो जियोनोसाइड हुआ था, मास किलिंग हुई थी वो 1994 में। यहाँ पर एक 100 डेज का मैसेकर बोला जाता है, वो 100 दिन में बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। ऐसे ही अगर हम बुरुंडी की बात करें तो यहाँ पर 2 जियोनोसाइड्स हुए थे, एक हुआ था ईयर 1972 में और एक हुआ था ईयर 1993 में। और अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो रवांडा बहुत अच्छी तरीके से एक प्रोग्रेसिव कंट्री की तरह काम कर रही है, अच्छा प्रोग्रेस कर रही है। स्पेशली ईयर 2003 के बाद इन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस की है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे रूल्स लेके आई गवर्नमेंट, जैसे कि यहाँ पर प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं होते। यहाँ पर पार्लियामेंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन्स हैं अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें। और हर मंथ यहाँ पर एक कार फ्री डे होता है, हर महीने का जो आखिरी सैटरडे होता है वो कम्युनिटी सर्विस के लिए होता है। वहीं अगर हम बुरुंडी की बात करेंगे तो बुरुंडी फिलहाल कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहा है। उनके यहाँ काफ़ी पॉवर्टी है, लोग काफ़ी पुअर हैं यहाँ पर अभी भी, और कॉन्फ्लिक्ट भी एक तरीके से अभी भी यहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में देखे जा सकते हैं। तो रवांडा की अगर हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें, रवांडा और बुरुंडी में ऑलमोस्ट सेम ही नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के जो लोग, जो एथनिक ग्रुप है एक्चुअल मेन, उसको कहा जाता है बनियारवांडा। और उसमें ये सब कैटेगरीज हैं, हुतू, तुत्सी और त्वा। तो 99% आपको यहाँ पर बनियारवांदास देखने को मिलेंगे और उसमें से हुतूज आपको 85% देखने को मिलेंगे, तुत्सीज आपको 14%, 13 to 14% और आपको त्वा देखने को मिलेंगे करीबन 1%। और यही सेम कंपोजिशन आपको बुरुंडी में भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर रिलीजन की बात करें तो मेजॉरिटी में क्रिश्चियनिटी है यहाँ पर करीबन 94%, और उसके बाद आपको इस्लाम देखने को मिलेगा करीबन 2%। अगर इनकी करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर चलती है रवांडन फ्रैंक, और बुरुंडी में भी आपको फ्रैंक ही देखने को मिलेगी। तो रवांडा के बारे में तो सारी बातें हो गई, अब बुरुंडी की भी बात कर लेते हैं। ऑल्दो हमने बुरुंडी के बारे में काफ़ी चीज़ें जान ली। तो बुरुंडी आप देख सकते हैं ये भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, पहली बात तो। दूसरी बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि रवांडा के बाद ये सेकंड नंबर पे आ जाती है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री के मामले में ऑफ अफ्रीका, ठीक है। और पूरे अफ्रीका की बात करेंगे तो ये 3rd नंबर पर आएगी, लेकिन अगर मेनलैंड अफ्रीका की बात करें तो ये 2nd नंबर पर आएगी। बाउंड्रीज आप देख सकते हैं, ऊपर रवांडा के साथ शेयर कर रहा है, इस तरफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इस तरफ आपका हो गया तांजानिया। अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो आपको कैपिटल यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी, और कैपिटल का नाम है गितेगा। ये नई कैपिटल है, ये जनवरी 2019 में कैपिटल बनी है। उससे पहले जो कैपिटल यहाँ की हुआ करती थी वो थी बुजाम्बुरा। और यहाँ पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी, ये जो आप इतना ये पूरा लेक देख रहे हैं, तो ये लेक आपको शेयर करती हुई दिखेगी 3 कंट्रीज के बीच में। एक आपका बुरुंडी हो गया, दूसरा आपका तंजानिया हो गया, और तीसरा आपका यहाँ पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और चौथी भी कंट्री है यहाँ पर नीचे जिसको कहते हैं जाम्बिया। तो इस लेक का जो नाम है वो है टांगनयिका, और जो टांगनयिका है ये तांजानिया का फॉर्मर नाम भी है, पुराना इनका नाम यही हुआ करता था। और इस लेक की खास बात यह है कि ये अफ्रीका की 2nd लार्जेस्ट लेक है। फर्स्ट पे कौन सी आती है, यहाँ पर ये जो लेक विक्टोरिया है ये लार्जेस्ट लेक है अफ्रीका की। और दोनों ही लेक विक्टोरिया और लेक टांगन्यिका, ये दोनों ही फ्रेश वाटर लेक हैं। और बाकी इनकी हिस्ट्री की बात हम कर ही चुके हैं, और अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप का कॉम्पोजिशन है वो भी बिल्कुल सेम है एज रवांडा।
और अगर रिलीजन की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम कॉम्पोजिशन है। यहाँ पर क्रिश्चियनिटी करीबन 92% है और उसके बाद इस्लाम की अगर बात करें तो वो आपको करीबन 2% देखने को मिलेगी। करेंसी यहाँ पर भी फ्रैंक चलती है तो आप बोलेंगे उसको बुरुंडियन फ्रैंक। रवांडा और बुरुंडी के बाद तीसरी कंट्री हम देखने वाले हैं वो है तंजानिया। तंजानिया की अगर बाउंड्रीज की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पर है केन्या, इस तरफ है आपका युगांडा, इधर रवांडा, बुरुंडी और इस तरफ आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये जो कंट्री है यहाँ पर इसको कहते हैं जाम्बिया, ये है मलावी और ये जो कंट्री है इसको कहते हैं मोजाम्बिक और इस तरफ आपका इंडियन ओशियन का रीजन आपको देखने को मिलेगा। तंजानिया की अगर कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर पड़ती है और इसका नाम है डोडोमा। और यहाँ पर जो लेक है उसके बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। एक और लेक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी बात हम तब करेंगे जब हम इस मलावी कंट्री को देखेंगे। तंजानिया की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत फेमस माउंटेन है जिसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो और ये अफ्रीका की टॉलेस्ट पीक है इसमें। अगर तंजानिया की हिस्ट्री की बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले ये जर्मन रूल के अंडर में था जब जर्मनी ने यहाँ पर जर्मन ईस्ट अफ्रीका बनाया हुआ था 1884 में। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये टेरिटरी जो है तंजानिया की वो आ जाती है इंग्लिश रूल के अंडर और ये फिर 1961 में इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट या क्वेश्चन कह सकते हैं कि ये अफ्रीका की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है जो कि इक्वेटर के साउथ में एग्जिस्ट करती है। अगर हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री की बात करेंगे जो अफ्रीका के इक्वेटर के साउथ डायरेक्शन में है तो वो है साउथ अफ्रीका और सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगी तंजानिया। और अगर हम तंजानिया की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 लेक्स हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर लेक विक्टोरिया हो गई, इधर लेक टांगनिका और यहाँ पर यह है तीसरी लेक जिसको कहते हैं लेक मलावी। इसके बारे में और भी डिटेल्स हम बाद में जानेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक जो है वो लेक विक्टोरिया है, सेकंड नंबर पर ये आ जाती है टांगनिका और थर्ड नंबर पर ये लेक मलावी आ जाती है। और ये तीनों ही फ्रेश वाटर लेक्स हैं और तीनों को ही तंजानिया टच करता है। उसके अलावा अगर कुछ और स्टैट्स यहाँ के देखें तो यहाँ पर जब हम एथनिक ग्रुप्स की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स हैं यहाँ पर, करीबन 120 के अराउंड, तो उनकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी में क्रिश्चियनिटी आपको देखने को मिलेगी अराउंड 63% और इस्लाम आपको देखने मिलेगा करीबन 34%। अगर यहाँ की करेंसी की हम बात करें तो वो है शिलिंग, तो करेंसी को आप कहेंगे तंजानियन शिलिंग। तंजानिया के बाद नेक्स्ट कंट्री है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की अगर कैपिटल की बात करें तो वो पड़ती है एकदम यहाँ पर और कैपिटल का नाम है मापुटो। अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो इस तरफ आपने देख लिया तंजानिया है, ये रहा आपका मलावी, इधर आपको देखने को मिलेगा जाम्बिया और ये रहा आपका जिम्बाब्वे। नीचे एक छोटी सी कंट्री यहाँ पर आप देखेंगे जिसका नाम है एस्वाटिनी, नाम शायद काफ़ी लोगों ने नहीं भी सुना होगा। और ये जो है कंट्री इधर यहाँ पर बाउंड्री शेयर होती है साउथ अफ्रीका के साथ। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक पोर्चुगीज टेरिटरी रही है। जब वास्को ड गामा आया था तो वो इसी रास्ते यहाँ पर आया था, तो 1498 में यहाँ से वो भाई साहब आए और यहाँ पर पोर्चुगल की कॉलोनी बना दी इन्होंने। और बहुत लेट जाकर ईयर 1975 में इनको इंडिपेंडेंस मिली पोर्चुगीज से और यहाँ पर पोर्चुगल का बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए आपको यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की भी जब बात करते हैं तो वो पोर्चुगीज़ ही देखने को मिलेगी। और इंडिपेंडेंस मिलने के 2 साल बाद 1977 से यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और वो चला ईयर 1972 तक। एक इंटरेस्टिंग बात इनकी ये है कि इन्होंने ईयर 1995 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है उसको ज्वाइन कर लिया। और आपको पता ही है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन एक तरीके से इसमें वो कंट्रीज रहती हैं जो एक टाइम पर ब्रिटिशर्स की या फिर हम कहें यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनीज रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये किसकी कॉलोनी थी, पोर्चुगीज की, ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी नहीं थी। फिर भी इन्होंने ईयर 1995 में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को ज्वाइन कर लिया। इसके पीछे रीज़न यही था कि अगर आसपास की कंट्रीज आप देखें, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ये सब ब्रिटेन की टेरिटरी रही थी, तो आसपास के लोगों को देखते हुए इन्होंने भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ज्वाइन कर लिया। अगर इनकी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो ये एक पुअर कंट्री है, लेकिन अगर इनकी इकोनॉमी की बात करें तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से अब ग्रो करने लगी है और होपफुली आने वाले टाइम में ये एक अच्छी कंट्री बन पाएगी। अगर यहाँ रिलीजन की हम बात करें तो आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी मेजॉरिटी में अराउंड 58% और इस्लाम आपको देखने को मिलेगा करीबन 18%। करेंसी यहाँ की थोड़ा अलग है,
तो ध्यान रखें, ये चीज़ पूछी भी जा सकती है। और इनकी करेंसी है मेटिकल, मेडिकल नहीं है, मेटिकल है। अच्छा, मोजाम्बिक के बारे में अगर फन फैक्ट की बात करें तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसके नाम में 5 वोवेल्स आ जाते हैं। ए भी आएगा, इसमें ई भी आ जाता है, आई भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है और यू भी आ जाता है। और उसके अलावा अगर इनका आप फ्लैग देखेंगे तो इनके फ्लैग में एक असॉल्ट राइफल बनी हुई है, AK-47। मोजाम्बिक के बाद नेक्स्ट कंट्री है मालावी। और सच सच बताना कि किसने अभी तक मालावी का नाम सुना था। आई नो बहुत सारे लोगों ने मालावी का नाम पहले सुना नहीं होगा, कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम इसको जानेंगे। तो मालावी की अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल इसकी इस जगह पर पड़ती है और कैपिटल का नाम है लिलोंग्वे। अगर बाउंड्रीज हम देखें तो इस तरफ जाम्बिया के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, इधर तंजानिया के साथ, इधर मोजाम्बिक। उसके अलावा यहाँ पर ये जो लेक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसको बोलते हैं लेक मालावी, तो मालावी कंट्री के नाम पर ही ये लेक है, लेक मालावी। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट लेक है और ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। लेक मालावी को एक और नाम से ही बुलाया जाता है, लेक नयासा। तो इसका भी ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो अगर आपको ये नाम देखने को मिले। और ये जो लेक मालावी वाला जो रीजन है, इसमें ही एक नेशनल पार्क भी पड़ता है जिसको कहा जाता है लेक मालावी नेशनल पार्क, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अच्छा, मैंने अफ्रीका की 3 लार्जेस्ट लेक तो आपको बता दी। 4th नंबर पर जो आती थी वो केनिया में लेक पड़ती थी, लेक टरकाना। अगर आपको नाम याद हो तो हमने जब केनिया देखा था उसमें पढ़ा था। तो लेक टरकाना जो है वो एक फ्रेश वाटर लेक नहीं है, वहाँ पर वाटर जो है वो सॉल्टी है, एल्कलाइन लेक है वो। तो ये 4 मेजर लेक्स हो गई अफ्रीका की, ध्यान रखना है आपको। अगर हिस्ट्री की बात करें मालावी की तो ये यूनाइटेड किंगडम की ही टेरिटरी रही है। तो आपको देखने को मिला कि जैसे मालावी, फिर यहाँ पर जाम्बिया, इधर जिम्बाब्वे, इधर साउथ अफ्रीका, ये सब यूनाइटेड किंगडम की ही टेरिटरी रही हैं। तो इनको 1964 में इंडिपेंडेंस मिली थी इनसे। यहाँ के एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर मेजॉरिटी की बात करें तो चेवा देखने को मिलेंगे आपको अराउंड 35%। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो भी आपको यही चेवा देखने को मिलेगी, और उसके साथ साथ इंग्लिश भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये ब्रिटेन की कॉलोनी रही है तो उनका इन्फ्लुएंस है भाई। अगर रिलीजन की बात करें तो जैसे कि अफ्रीका के सदर्न पोर्शन में क्रिश्चियनिटी ही देखने को मिलती है आपको डोमिनेटिंग, तो 82% आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे और इस्लाम आपको देखने को मिलेगा करीबन 14%। इनकी अगर करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है इनकी क्वाचा, मालवियन क्वाचा। अच्छा, एक फन फैक्ट इनके बारे में, और वो ये है कि मालावी का 1/5 पोर्शन वाटर है और बाकी का लैंड एरिया है। और आपको पता ही है कि यहाँ पर वाटर कौन सा है, लेक मालावी। और लेक मालावी का एक और नाम है लेक नयासा के अलावा, और वो है कैलेंडर लेक। और कैलेंडर लेक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 365 माइल्स है। तो एक कैलेंडर ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 या 366, इसीलिए इसको कैलेंडर लेक भी कहा जाता है। और जो नयासा ये नाम है ना, इसका नयासा नाम इसीलिए है इस लेक का क्योंकि जब मालावी टेरिटरी हुआ करती थी यूनाइटेड किंगडम की, तो मालावी को कहा जाता था नयासा लैंड। इसी नाम पर इस लेक को भी नयासा लेक बोल दिया जाता है। और एक और निकनेम इनको दिया जाता है मालावी को, और वो कहा जाता है वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, वार्म होते हैं, वेलकमिंग नेचर के लोग रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वार्म हार्ट ऑफ अफ्रीका। मालावी के बाद नेक्स्ट कंट्री है जाम्बिया। जाम्बिया की अगर कैपिटल की बात करें तो वो यहाँ पर पड़ती है और उसका नाम है लुसाका। और अगर बाउंड्रीज की बात करें तो इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, इधर तंजानिया, इधर मालावी, ये रहा मोजाम्बिक, इधर हो गया जिम्बाब्वे, ये जो है इसको कहते हैं बोट्सवाना, और यहाँ पर छोटी सी बाउंड्री ये शेयर करता है नामीबिया के साथ। अगर आप लोग T20 वर्ल्ड कप देख रहे होंगे तो नामीबिया ने क्वालिफाई किया है। कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं क्रिकेट में ज़रूर बताना मुझे। और इधर ये जो कंट्री पड़ती है इसको बोलते हैं अंगोला। जाम्बिया का जो नाम है, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है जिसको बोलते हैं जाम्बेजी रिवर। क्या नाम है, जाम्बेजी रिवर, तो उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है। और जाम्बिया का जो फॉर्मर नेम था, पुराना नाम था, वो कहा जाता था, जो अंग्रेजों के टाइम पर था, उन्होंने इसका नाम रखा था नॉर्दर्न रोडेशिया। और जो जाम्बेजी रिवर है ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम लार्जेस्ट रिवर तो हमें पता ही है नाइल रिवर है, उसके बाद कॉन्गो रिवर आ जाती है, और उसके बाद नाइजर रिवर आती है। और नाइल रिवर के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं। कॉन्गो और नाइजर के बारे में जब हम इन कंट्रीज़ को देखेंगे तो इन दोनों रिवर्स के बारे में भी हमें पता चलेगा। अच्छा, जाम्बेजी रिवर से मुझे एक बात याद आई। जाम्बेजी रिवर और एक और रिवर है,
इसी एरिया में फ्लो करती है जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर। तो ये दोनों ही रिवर्स ऐसी रिवर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, मतलब यहाँ से ये इंडियन ओशियन की तरफ आ रही हैं, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ ये फ्लो करती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखें जाम्बेजी और लिम्पोपो रिवर ये इंडियन ओशियन में आके मिलती हैं, ना कि इस तरफ अटलांटिक ओशियन में जाके मिलती हैं। ओके, जाम्बिया की अगर हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है और ब्रिटेन से इनको आज़ादी मिली 1964 में, और उसके बाद ये ठीक ठाक काम चला रहे हैं अपना। जाम्बिया में आपको जो बिग 5 एनिमल्स बोले जाते हैं अफ्रीका के, और बिग 5 की जब हम बात करते हैं तो उसमें आ जाता है अफ्रीकन लायन, लेपर्ड, राइनासोरस, एलिफेंट और केप बफेलो। तो ये आपको जाम्बिया में देखने को मिल जाएंगे। हालांकि सिर्फ जाम्बिया में ही नहीं, ये जो पूरा रीजन है इस रीजन में आपको ये एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। जाम्बेजी रिवर से रिलेटेड एक और बात, और वो है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स जो है वो जाम्बेजी रिवर में ही पड़ता है और ये शेयर किया जाता है एक्चुअली जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में, और इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है 1708 मीटर्स। अच्छा, अब यहाँ की एथनिसिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी एथनिक ग्रुप हैं यहाँ पे, तो उसको तो स्किप ही कर देते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो वो है इंग्लिश। रिलीजन यहाँ पर मेजॉरिटी में चलता है क्रिश्चियनिटी, और ऑफिशियल रिलीजन भी है वो यहाँ का। करेंसी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी चलता है क्वाचा, जैसे मलावी में क्वाचा था, यहाँ पर भी क्वाचा चलता है। तो आप कहेंगे जाम्बिया की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा, और लैंड लॉक्ड कंट्री तो है ही जाम्बिया, ये मैं पहले बोलना भूल गया था, तो इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट कंट्री है जिम्बाब्वे। अगर जिम्बाब्वे की कैपिटल की बात करें तो एकदम सेंटर पे पड़ती है यहाँ पर, उसका नाम है हरारे। इस रीजन में आपको ये एक लेक देखने को मिलेगी जिसका नाम है लेक करीबा। करीबा लेक की खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है ये, और ये भी आप देख सकते हैं बॉर्डर पर है किसके, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये फॉर्मर कॉलोनी रही हैं यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की। और एक इंटरेस्टिंग बात इनकी ये है कि इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन जो है उसको ईयर 2003 में छोड़ दिया था, और एक तरह से फिलहाल अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे और दूसरा जो आयरलैंड है, यही दो कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन छोड़ा। आई थिंक आयरलैंड ने छोड़ा था ईयर 1949 में, और जिम्बाब्वे ने फिर से एप्लीकेशन डाला है 2018 में कि वो फिर से मेंबर बनना चाह रहे हैं कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का। अगर जिम्बाब्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, टोटल 16 नंबर है उसका, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं। एथनिक ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो 99.38% आपको यहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन देखने को मिलेंगे। तो ऊपर की कंट्रीज़ में आपको दिखने को मिल जाता था, थोड़े बहुत अरब्स वगैरह रहते थे, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको ब्लैक अफ्रीकन्स देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी करीबन 84%, और उसके अलावा अदर रिलीजन्स हैं। करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलती है जिम्बाब्वेन डॉलर, और आपने मे बी सुन भी रखा होगा कि 2009 में यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई थी, और पैसे की जो वैल्यू थी वो कुछ बची ही नहीं थी यहाँ पर। इनफैक्ट अगर आपको एक छोटी सी चाय भी पीने जानी है तो उसके लिए भी आपको एक बैग भर के पैसा ले जाना पड़ेगा, ऐसी यहाँ पे सिचुएशन हो गई थी। और इन्होंने 100 ट्रिलियन का भी एक नोट छाप दिया था। फिर उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अलग अलग करेंसीज को स्टार्ट कर दिया अपनी कंट्री में, जैसे कि US डॉलर को, जो ब्रिटिश पॉन्ड होता है उसको, जैपनीज येन जो होता है, और चाइना वाले जो उनकी करेंसी है युआन, उनको भी वो भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा दिया वहाँ पर। लेकिन वापस ईयर 2019 में फिर से इन्होंने जिम्बाब्वियन डॉलर को वापस लेके ये आए। अब आ गए हैं हम आज की लास्ट कंट्री में, एंड दैट इज मेडागास्कर। मेडागास्कर आप देख सकते हैं एक आइलैंड कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है ये। फर्स्ट नंबर पर आपको पता ही है इंडोनेशिया आता है, सबसे बड़ा आइलैंड नेशन वो है, उसके बाद आ जाता है आपका मेडागास्कर। अगर पर्टिकुलरली आइलैंड की बात करें तो ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट आइलैंड है। आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन से हैं वो कमेंट्स में लिखना है, आपको पता होना चाहिए, पिछली वीडियोस में हम ये बातें कर चुके हैं। अगर इनकी कैपिटल की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर सेंटर पर कैपिटल पड़ती है जिसको बोलते हैं एंटानारिवो, इसको शॉर्ट में टाना भी कह दिया जाता है। आपको पता ही है कि ये कंट्री यहाँ पर जो है इसका नाम क्या है, मोजाम्बिक, और ये हो गया हमारा मेडागास्कर। तो इसके बीच का जो रीजन है इसको एक नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल। अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो ये फ्रांस की कॉलोनी रही है, और फ्रांस से इनको आज़ादी मिली थी 1960 में।
अगर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है मलागासी, और यहाँ के जो लोग हैं ना उनको भी कहा जाता है मलागासीज। मलागासीज, ठीक है, यहाँ के लोगों को क्या कहते हैं, मलागासीज। मलागासी लैंग्वेज के अलावा यहाँ पर दूसरी भी एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है, एंड दैट इज़ फ्रेंच। और अगर हम बात करें रिलीजन की यहाँ पर, तो मेजॉरिटी में आपको देखने को मिलेगा क्रिश्चियनिटी अराउंड 85% और इस्लाम आपको देखने को मिलेगा अराउंड 3%। करेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ की करेंसी चलती है, थोड़ा अलग नाम है इसका, एरियरी। और एथनिक ग्रुप्स तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उसको डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं। एक फैक्ट इंटरेस्टिंग यहाँ का ये है कि यहाँ पर एक इविल क्वीन या फिर उसको मैड क्वीन भी कहा जाता है, यहाँ पर एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था राना वालोना। 19th सेंचुरी में ये एग्जिस्ट करती थी, और ये लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए क्या करवाती थी कि आपको जो चिकन होता है उसकी स्किन, जो कच्ची स्किन होती है वो खानी पड़ेगी, और एक चिकन की स्किन नहीं, 3 चिकन की आपको स्किन खानी पड़ेगी। वो एक टेस्ट होता था कि आपको अपनी लॉयल्टी इस तरह से प्रूव करनी पड़ेगी, और जो लॉयल्टी में टेस्ट में फेल होता था उसको मार दिया जाता था। तो काफ़ी क्रूएल क्वीन इनको कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने अपना ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन पूरा कवर कर लिया है। तो हो गए हैं हमारे अभी तक 2 रीजन, ऊपर हमने नॉर्दर्न अफ्रीका कवर कर लिया और ईस्टर्न अफ्रीका भी। अब बचे हमारे 3 रीजन। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि इन 3 रीजन्स में से वेस्टर्न अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका में से कौन सा होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।